अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपने देख लिया कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स चल रही हैं और उसी दिन जिस दिन के सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर मामलात को ठीक ना किया गया तो हम इंटरवीन करेंगे, तो फिर उन्होंने उनको चैलेंज किया कि अब आप इंटरवीन करके दिखाएँ। तो ये जो सूरत हाल हुई है, ये पाकिस्तान की आइन के लिए, पाकिस्तान की आइनी तारीख के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा दाग है। और जिन लोगों ने भी ये किया है, उनको तारीख कम अज़ कम जो है वो बहुत ही बुरे अल्फाज से याद करती रहेगी। इसका तजिया करेंगे अब क्या चल रहा है और आगे जाके अब क्या होगा, किस तरीके से इसको फाइट किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ ताकत का गुरूर है और दूसरी तरफ अवाम की ताकत जो है, उनकी अपनी एक कमिटमेंट है और उनकी अपनी ज़िद है कि हम भी अब इस दफ़ा अपनी ज़िद जो है वो मनवा के रहेंगे। तो देखते हैं कि कौन इसमें जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जीतना चाहिए। इसका ज़रा तज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब मोहतरम हैदर मेहदी साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया थैंक यू किसान वेरी साहब। मच। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारक रमज़ान की, और सबसे बढ़ के इसलिए भी कि 23 मार्च वाले दिन पहला रोज़ा हुआ, तो वो डबल, एक जो वो कहते हैं ना कि डबल एक्शन ब्राइट, वो वाला डबल हो गया। एक्शन राइट। तो तो वो ज़रा थोड़ा-सा एक डिसीजन की वजह से थोड़ा-सा डैम्पन हो गया, लेकिन चलें कोई बात हुँ, नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसका ज़रा तज़िया क क किया जाए कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है हैदर भाई, हुँ। ये मुझे बताएँ कि ये क्यों लिया है? क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि हम तो डेट्स दे ही नहीं सकते, हमारा मैंडेट ही नहीं है, और अब साथ उन्होंने हुँ, 8 अक्टूबर की डेट भी दे दी है। हुँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जी से बहुत पहलू हैं। हुँ। बहुत पहलू है, मैं भी उसको कूज़े में बंद करने की कोशिश कर हाँ, रहा हाँ। हूँ। एक तो पहलू देखते हैं जो प्राइमा फेशी फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल पहलू ये है कि इट इज़ अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ हुँ, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। एक तो ये पहले, इसके अंदर कोई उबाम, शक किसी किस्म का है नहीं कि इट इज़ अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो उसके अभी उसके मुहर्रिकात, उसके फॉल आउट क्या होता है कि जितने इदारे जिन्होंने ईसीपी को इस फैसले करने के अंदर मशावरत की हो, उसको मशवरा दिया हो कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी इंटीरियर ने कुछ कहा, फलाने ने कुछ कहा, आया वो भी सारे आर्टिकल 6 के अंदर आएँगे कि नहीं? बिकॉज़ ईसीबी तो आएगा डायरेक्टली। वो उन्होंने वो तो जो 6 बंदों ने जिसने दस्तखत किए हैं ना, उन्होंने तो आना है, जब भी इनका ट्रायल होगा। एक तो ये सिंपल सा है। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है, वो अब डिडक्टिव लीगल रीज़निंग है, जो कि मैंने आबिद साकी से पूछा और लॉयर्स हुँ, की बातें सुनी। ठीक। वो ये कहते हैं कि जी अगर ये ईसीपी का ये जो अनाउंसमेंट है, ये मान भी लाए, अव्वल तो ये मान नहीं सकती जिस तरह आपने कहा है कि बिकॉज़ उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं जो हूँ, हम नहीं अनाउंस कर सकते ये जो फैसला है और इसलिए कि हमें हक नहीं है, वो तो गवर्नर है, वो तो उसका है, उस पर फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा। तो एनीवे, लेकिन अगर हम ये मान भी लेते हैं, तो मानने से वो क्या उसका मतलब ये है कि 90 डेज़ इलेक्शन से पहले केयर टेकर आती है। तो जिस दिन केयर टेकर आए उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होती है। हाँ। अगर वो बढ़ा दिए हैं इन्होंने अक्टूबर की जो भी 7 या 8 तारीख को, तो 10 जुलाई तक जो है ना, जो परवेज़ इलाही है और अगर महमूद खान की भी केपी की मिनिस्ट्री को भी ये 8 अक्टूबर कहते हैं, तो इमीडिएटली फ्रॉम टुडे टिल 10th ऑफ जुलाई परवेज इलाही और महमूद खान ऑटोमेटिकली गेट रिस्टोर्ड एज द इंटरिम चीफ मिनिस्टर्स बिकॉज अब केयर टेकर नहीं रही। केयर टेकर फिर जुलाई की 11 तारीख को नई केयर टेकर आएगी जो 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शन कराएगी अक्टूबर वाला। तो ये एक बहुत मेजर एक इशू है जिसके ऊपर अभी बहस होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो क्या करते हैं कि हाँ भाई अगर ये नहीं तो ये केयर टेकर खत्म होगी बिकॉज ये 90 दिन के लिए आई थी, हुँ, चूंकि अब इलेक्शन अक्टूबर की 8 को। तो एक तो ये बहुत मेजर एक इशू है, ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा इसका जो पहलू है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है मेरी नजर में, असरार भाई,
वो है कि जो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हुँ, वो टूट गया है। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जी ये एक हमारा आइन है, इस आइन के तहत हुक्मरानी होगी। आपने अगर इस आइन को तोड़ दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ दिया है, तो अब जो उसकी जो इखलाकी, कानूनी और आईनी हैसियत है उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका जवाज ही खत्म हो गया। और अब लोगों के पास भी जो उनका कानूनी, आईनी, इखलाकी एक फर्ज था या कॉन्ट्रैक्ट था हुँ, हुकूमत के साथ, वो भी टूट गया। तो अगर मैं कल जाके गरेबान से पकड़ लूं आसिम मुनीर को, या मैं पकड़ लूं शबाज को, या मैं गाड़ी रोक लूं किसी भी मिनिस्टर की और उसको कहूं तू मिनिस्टर नहीं है, तू बाहर निकल, तो मैं बिल्कुल हक बजाने होगा अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, विच टुडे इज नो लॉ। अब लॉ है कोई नहीं, हुँ, बिकॉज ठीक, एक तरफ जो आपका फरीक था उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था आपसे तोड़ दिया। तो जब उसने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तो अब कोई कानून नहीं, अब कोई हुँ, वजीर आजम नहीं है, शबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, शरी रहमान एनवायरमेंट की मिनिस्टर नहीं है, कोई बंदा अपने ओहदे पर इस वक्त कानूनी नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी उनका जाके गरेबान पकड़ के उनके घर से उठा के उनको बाहर फेंक सकता है, उनकी गाड़ियों से निकाल के उनको बाहर फेंक सकता है कि भाई तुमने कानून तोड़ दिया, हुँ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ये ठीक, बहुत खतरनाक है। हुँ, बिकॉज इस ये मैं बातें सुन रहा हूं, मेरे पास बड़ी इंफॉर्मेशन आई है कि मेहदी साहब अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अब तो हमारे हाथ खुल गए, अब तो हम किसी कानून या आइन के ताबे नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने खुद कानून तोड़ा। एक बंदे ने कहा कि जी आजम तारड़ को किसी ने बहुत कोई थ्रेट व्रेट की है, और हुँ, किसी ने कहा है कि उसकी तो और उसकी फैमिली को बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं। तो मैं तो आजम तारड़ वगैरह इन लोगों से कहूंगा या तो अपनी जान बचाएं। अच्छा, हाँ, एक और चौथा जिसका सबको पता है लेकिन कहता कोई नहीं है कि ये ऑर्डर आया है आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन, अनलॉफुल, यूसर्पर, ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ, उसने ये हुक्म दिया और उसने स्पेसिफिकली जो लफ्ज इस्तेमाल किए, अप्रैल में इलेक्शन हो ही नहीं सकते, हम होने ही नहीं देंगे, लड़ने दो सियासतदानों को और कोर्ट के अंदर और वकीलों को, देर इज नो वे इलेक्शन विल बी हेल्ड इन अप्रैल। ये सोचें आप, ये इतना बड़ा बदमाश है ये यानी डेरी हसनाबाद। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ओ सर, किसी चीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बंदा, जिस बंदे ने सारी जिंदगी धोखा दिया हो, जिसको मेजर के रैंक से लोग कहते हो कि ये धोखा दे रहा है, जिस बंदे ने अपनी प्रमोशन की डेट को 4 महीने मैनिपुलेट किया, जो बंदा 2 दिन पहले रिटायर हो चुका था, उसकी 3 हफ्ते पहले रिटायरमेंट ऑर्डर्स आने थे, वो इलीगली अपॉइंट हुआ है, और उस आदमी ने उसको अपॉइंट किया जो खुद इलीगल है, बिकॉज वो गैर इखलाकी, गैर कानूनी तरीके से आया, चूंकि एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी इमरान खान को निकालने के लिए। ये सारा जो चूचू का मुरब्बा है ये फटने वाला है, और ये फट रहा है। मैं लोग जो अब कहते हैं ना कि तू फौज में बड़ी डायरेक्ट अटैक करता है, ये चंद काली भेड़े हैं, मैंने कहा नहीं यार, ये भूल जाओ, ये चूरन बेचना बंद कर दो, ये चंद काली भेड़े नहीं है। अगर हुँ, चंद काली भेड़े होती ना, तो बेशतर फौज के अंदर बड़े अच्छे अफसर होते। लेकिन अगर फौज का सिपे सलार दो जो हमने अभी देखे, एक बाजवा गद्दार आजम और दूसरा फ्रॉडिया आजम है, डिसीवर, धोखा आजम, आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर, अगर इस जैसे खसलत के, इस जैसी सोच के, इस जैसी बेगैरती बेजमीरी के लोग, अगर आपका आर्मी का सिपा सलार बतदरीज बनता है, एक पहले बना उसके बाद दूसरा बना, आप सोचें, और उसके नीचे आपके पास नदीम अंजुम जैसा कोर कमांडर, बाबर इफ्तिखार जैसा कोर कमांडर, आमिर जैसा कोर कमांडर, आपके पास जो नजीर भट्ट है, इसके ऊपर इतने बड़े शवालिया निशान है, जो अभी नैब का चेयरमैन बना है, कि उसने पता नहीं कितना क्या क्या गबन किया, वो भी घड़ियां लेके गायब हो गया था जब ब्रिगेडियर था, वो अब नैब का चेयरमैन है। फैसल नसीर जैसे आपके अगर मेजर जनरल्स हैं, तो यार इस फौज के अंदर बहुत बड़ी
तबाही और खराबी है। ये 3 4 5 भेड़े नहीं है। ये तो हमें इसरार भाई, ये तो हमें 5 6 7 8 10 नाम नजर आ रहे हैं ना अभी सामने। हाँ, हमने तो अंदर तो अभी तो हमने खोला ही नहीं है कि अंदर गंद क्या है। वो तो जब खुलेगा। मैं आपको बताऊं, मैं मेरा ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में है। हाँ, कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, फुल जनरल, आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको मौका मिलता है ना, वो हाथ मारता है। को बहुत ही शरीफ नेक आदमी होंगे जो चुप करके बैठे रहते होंगे, और होंगे, आई एम श्योर होंगे। हाँ, होंगे लाजमी। लेकिन ये नहीं है कि और वो आटे में नमक के बराबर होंगे। जाने भी बेचारे देते हैं जो यंग हम्म, ऑफिसर्स हैं कैप्टन में। जो अच्छा अफसर है ना, वो चुप कर जाता है, या तो फिर वो फौज छोड़ जाता है, मेजर हम्म, कप्तानी में, मेजर में, हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल में छोड़ जाएगा, या उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आगे उसको मेजरी में से आगे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे ब्रिगेड। मैक्सिमम कोई अगर बड़ा खुशकिस्मत अच्छा ब्रिगेडियर होगा ना, जो मेरा ख्याल है जब मेरे जमाने में मेरे कोर्समेट्स ब्रिगेडियर हुए थे ना, तो हमारे, मैं देखता हूं कौन थे और मैं कर्नल्स भी देखता हूं, बेशतर बड़े अच्छे अफसर थे। हाँ, बाय गॉड, इस वक्त मैं जब कोर्समेट से पूछता हूं ना, और ये तुम्हारे कौन, कहते हैं जी हमारा कोर्स तो तबाह हो गया है, हमारे तो सारे अफसर पीछे रह गए, ये सबसे गंद है जो ये ऊपर आया। तो वो जो ओए, कहते हैं ना, द गार्बेज राइजेस टू द टॉप। इस वक्त जो जर्नैल आपके हैं ये गार्बेज है। तो ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि ये अच्छे बंदे को निकाल देता है और गार्बेज को ऊपर ले आता है, बजाय उल्टा करने के कि गार्बेज को निकालो और अच्छा पाक साफ अच्छे लोगों को ऊपर लाओ। ये उल्टा सिस्टम है। तो ये चौथी बात जो मैंने आपको बताई है हम्म, ना, कि ये, तो इस अगर आप तनासब में देखें, तो वी आर, आदिम आजम साकी कहता है द गवर्नमेंट इज हेडिंग फॉर ए शो डाउन। कहता है ये तो डिफायंस है, खुल्लम खुल्ला डिफायंस है आइन की, कानून की। और अगर आपने ये ऐलान कर दिया है किसाना भाई, हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम्म। हमारे लिए आइन कोई हैसियत नहीं है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कोई हैसियत नहीं, बस ठीक है, फिर आ जाओ, फिर चलो बदमाशी करते हैं। फिर फिर लॉलेसनेस हो गई ना। है। वो जिसका जो आपने बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों साइड्स हैं, अदर साइड ऑफ द बार्गेन जो है वो अगर किसी ने तोड़ दी है, तो जो हमारी बार्गेन की साइड है वो भी जाहिर है ऑटोमेटिकली टूट गई। वो तो जब टूट वो गई टूट जी। गई तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई और उनकी भी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, तो फिर लॉलेसनेस हो गई ना, फ्री फॉर ऑल हो लॉलेसनेस गया। होगी। हाँ, फ्री फॉर ऑल। वो कहेगा जी आप नहीं अपना पूरा हिस्सा करते, मेरे से क्यों कहते हैं कि मैं कानून इस तरह हम्म, करूंगा। को आप खुद आपने तोड़ दिया कानून। पाकिस्तान का सिपा सलार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर यूसुफ ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। उसने ईसीपी को कहा ऐसे करो। आजम तारड़ को कहा ये वजूहत निकालो, इतनी मजाका खेज वजूहत है उनका। जो जो उन्होंने आइन की जो शिक कोर्ट की है, वो इतनी बकवास शिक है। वो शिक क्या कहती है कि ईसीपी जो है उसका फर्ज है इलेक्शन होल्ड कराना। कहते हैं जी उसके तहत हमने फैसला किया कि अक्टूबर हो जाए। देयर इज नथिंग, दे कैन नॉट जस्टिफाई इट। मुझे तो मुझे तो कभी कभी ऑनेस्टली मैं एक वाइल्ड मेरे में थॉट आती है कि शायद ये सोची समझी कोई साजिश है कि ये पाकिस्तान को तबाह करें। ये जानबूझ के कर रहे हैं कि खाना जंगी हो, ये जानबूझ के कर रहे हैं कि मुल्क टूटे, ये जानबूझ के कर रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर असासे ले दिए जाए। मतलब मुझे एक कोई समझ नहीं आती। आपने ये मेरे से, मेरा ख्याल है हाँ, 3 महीने से ये सवाल पूछ रहे हाँ, हैं हाँ, उसका खजाना भाई। जवाब नहीं आ रहा। उसका जवाब, कि यार जवाब नहीं आ रहा। हैदर भाई आप भी देख रहे हैं, क्यों हो रहा मैं भी देख रहा हूं, पूरी दुनिया है? देख रही है, वो इनको नहीं नजर आ रहा। हम्म, तो पहले मैं समझता था कि इनकी असेसमेंट है मुख्तलिफ, लेकिन यार पिछले 3 4 हफ्ते में देख लें, इमरान के लिए लोग जान उफ, देने के लिए तैयार है। कभी आपने ऐसा देखा था कि कभी जमान नहीं। पाक के बाहर जिस तरह आजकल हो रहा है, सहरी बन रही है, तंदूर लग गए हैं जनाब। मतलब कि पूरा एक ऐसे है जैसे को मेला है। वो एक शहराबाद हो गया। अच्छा, अब ये जरा मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने वजूहात हैदर भाई दी हैं, मैं देख रहा था कि वो जो वजूहात हैं वो मतलब एक अंग्रेजी का जिसे हम कहते हैं रिडिकुलस, हम्म। वो उससे उससे भी जरा कोई बड़ा लफ्ज होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप देखें ना, पीएसएल इन्होंने अभी करवाया, हम्म। ठीक है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं थी। कितना हम्म। बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था वो, हम्म। कामयाबी से अल्लाह का शुक्र है हुआ।
अच्छा, इसके साथ-साथ आप देखें कि लैपटॉप के लिए 100 अरब से ज़्यादा जो है वो इन्होंने मुख्तस कर दिए हैं, लैपटॉप देने के लिए, वो क्योंकि सियासी फ़ायदा लेना है उसमें से, तो फिर अपने कमीशन भी होंगे। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अच्छा वो जो आईएसआई के डायरेक्टर खानेवाल में शहीद हुए थे, उनका नाम लेके जी वो भी मसला सिक्योरिटी का हो गया। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे एक चीज़ और भी ख्याल आ रहा है कि अभी जो ब्रिगेडियर साहब बर्की साहब जो शहीद हुए हैं, ये क्या हो क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आईएसआई के जो डायरेक्टर और इस तरह के जो बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है और कौन टारगेट कर रहा है? और ये वो लोग हैं जो कि बड़े प्रोफेशनल और बड़े प्रोफेशनली सॉलिड किस्म के लोग हैं। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहीं अंदर से टिप ऑफ हो रही है, क्या हो रहा है? ये सारी चीजें जो है ये मलगूबा सा बन गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता। इसार भाई देखें, जब बिल्कुल इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती ना, तो इतनी ज़्यादा फिर क्या सराहियाँ होती हैं, मफरूज़े निकलते हैं। वो कहते हैं ना, वैक्यूम में अगर नहीं होगा तो वो उसके अंदर हर किस्म की चीज़ आएगी। हाँ। मैं मेरे से बहुत लोगों बल्कि ने बल्कि पूछ बिफोर बिफोर यू डाइव इन, मैं आपको बताऊं जनरल सरफराज साहब जो शहीद हुए, उनका जो मैं यही हेलीकॉप्टर हुआ, कहने वाला था। ठीक मैं है, इसी उनकी इसी उनकी रिपोर्ट किधर गई है? वो इतना बड़ा हमारा हादसा हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, कोई रिपोर्ट, कोई लोगों को बताने का कि जी ये हमारी कौम है, वो उसका हक रखती है कि उनका एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुआ है, हादसे में शहीद हुआ, कैसे हुआ? हुँ। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको यही कहने वाला था, आप यू जस्ट रेड माय माइंड। मुझसे बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा कि हैदर साहब ये बताइए कि सरफराज साहब की जो शहादत है वो क्या उसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी है या वो एक नेचुरल एविएशन एक्सीडेंट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का। तो मैं आम तौर पर 99.9% ऑफ द टाइम मैं यही कहता रहा हूँ इसरार भाई, कि मेरे पास जितनी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये हादसा था, ठीक है? और जो एविएटर्स भी हैं जिन्होंने जहाज उड़ाए हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि यार इधर लगता है हादसा है। तो मैं वो उनके पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। दे आर जस्ट असेसिंग बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज एंड इनसाइट, इंफॉर्मेशन ही। बट द मोर मैं देख रहा हूं ना, जिस तरीके से बाजवा ने इतनी ज्यादा चीजें की और लोगों को मरवाया, और अरशद शरीफ को जाके कीनिया में जाके उसने मरवाया, हाँ, मतलब पाकिस्तान में नहीं, उसने कीनिया में जाके उसको मरवाया। और जिस तरीके की बर्बरियत आजम सवाती, शहबाज गिल के साथ की गई, और जमील फारूकी और इमरान रियाज, और जे मतलब जो और आज जो जो आज 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 मशवानी को भी, अजहर आज मशवानी को भी अजहर उठा लिया। माशवानी की मैं अभी बात हाँ, आपको करने वाला था, हाँ, सदीक जान के साथ अभी जो किया, हाँ, हसन न्याजी के साथ जो किया, और वो अबसार आलम जो बड़ा इनका सपोर्टर होता था, इनके हाँ, बड़े आगे पीछे हवाएं भरता था, उसके बेटे के साथ क्या किया कि वो बेचारा कहता है 2 साल के नॉर्मल नहीं बाद भी चला। मेरा बेटा अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं, माय जजमेंट ऑन सरफराज इज शहादत इज रिजर्व्ड नाउ, बिकॉज मैं अब अपनी दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि जी ये नेचुरल डिजास्टर था, जब तक ये कोई फुली पूरी पब्लिश ना करें उसकी फाइंडिंग्स, क्या वेदर था, क्या हुआ, पब्लिश करें कि एविएशन देखें, पब्लिश करने से क्या होता है ना, जब पब्लिश आप करते हैं तो एविएशन एक्सपर्ट्स उसको पढ़ेंगे, हाँ, यहां सिर्फ के नहीं, अमेरिका के भी पढ़ेंगे, यूरोप के भी पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका भी पढ़ेंगे। वो MH310 जो मलेशियन एयरलाइन क्रैश हुआ है, उसके ऊपर मैं भी नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। वो दुनिया जहान के एविएशन बहुत जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन जबरदस्त। शुरू कर दी, ठीक है, अभी तक। तो वो करेंगे, और अगर इसके अंदर कोई उन्होंने 2 नंबरी की, वो तो 1 मिनट में निकाल देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत रिपोर्ट है। तो मुझे, इसलिए मैं और भी सवाल उठाता हूं कि शायद ये रिपोर्ट इसलिए पब्लिश नहीं कर रहे कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, और हो सकता है कि शायद इन्होंने ना फायर किया हो सकता है कि वो जो एमन जवारी पीछे या जो भी जिसको भी मारा था, वो एक हाँ, मिसाइल इधर लगा और दूसरा मिसाइल कहीं और लगा। लेकिन वो बिल्कुल। अभी हमें नहीं पता डेबरी कितनी जगह पड़ा गया। आई हैव ट्राइड टू कांटेक्ट पीपल क्लोज टू सरफराज टू फाइंड आउट के फॉर्म एंड शेप कैसी थी, बट बड़ा मुश्किल होती हाँ, है कॉन्वर्सेशन, तो मैंने रोकी। हाँ, एक तो जाहिर है। ये एक तो ये तो इसकी जो बात हो रही थी, अच्छा, ब्रिगेडियर बर्की का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ब्रिगेडियर बर्की की वैसे मैं तारीफें सुनता हूँ, लेकिन चूंकि अब ये आईएसआई इतनी बदनाम हो गई है और हम्म, इनके सेक्टर कमांडर इतने बदनाम हो गए हैं
कि अब हमें पता नहीं है अच्छा कौन है, बुरा कौन है और अच्छे की डेफिनेशन क्या है? हमें तो ये भी अब समझ नहीं आ रही हाँ, सही बात। कि जो जो अच्छा है वो अच्छा क्या मतलब है? ये तो बिकॉज़ ये क्या ये तो नहीं है कहीं खुदा ना खास्ता कोई इन्फिल्ट्रेशन हो गई हो हमारे हन इस एजेंसी। 100% देखिए, जब आप इन्फिल्ट्रेट करते हैं उनको, तो वो आपको इन्फिल्ट्रेट नहीं करते। अगर कोई अभी मैं आदिल राजा से कल बात कर रहा था, वो कह रहा था जितने ये टीटीपी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पंजाबी तालिबान जो थे, इनके अंदर बेशतर एक्स सर्विसमैन में अफसर भी हैं, जवान हैं, एनसीओज़ हैं, जेसीओज़ हैं जो ट्रेन करते हैं उनको। तो देखिए, ये इन्फिल्ट्रेशन कैन हैपन टू वेज़, कुछ हमें हुँ, कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं। और हाँ, और हो सकता है अंदर से खबर है। जो मुझे बहुत अफ़सोसनाक चीज़ लगी ना उनकी शहादत की, बरकी की, कि 2 नमाज़े जनाज़ा हुई। एक हुई हाँ, आर्मी चीफ के लिए, उसमें हुँ, 2 सिर्फ सफ़े। मतलब इतना खौफ है इस खौफ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर डेरी हसनाबादिया, इसको इतना खौफ है कि ये खुल के आर्मी ग्रेवयार्ड में जाके वो जो हज़ारों अफ़सर जवान आते हैं, उनके साथ नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ सकता। सोचिए नहीं, आप, इतनी फूक सरक रही है इसने तो पैराविंग भी नहीं किया हुआ। मुझे लगता है ये तो ऐसे ही डरपोक किस्म का, कोई चला किस्म का आदमी होगा। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन, खुदा की कसम। जो आदमी मरियम का अपॉइंट हुआ हो, नवाज शरीफ के साथ अंडरटेकिंग देखी हो, खुल के नवाज शरीफ कहता है कि हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जो पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहा है, पूरी फौज को दाव पे लगा रहा है, पूरे मुल्क का फ्यूचर दाव पे लगा रहा है, आप कैसे उसकी इज्जत कर सकते हैं? हम आर्मी चीफ के रैंक की इज्जत करते हैं। हम आर्मी चीफ के इनकम्बेंट की सिर्फ तब करेंगे जब उस रैंक के साथ राइट, अपनी इज्जत, जस्टिफाई उसकी करें। रैंक, हाँ। हुँ, हम आसिम जस्टिफाई करेंगे। नवाज की इज्जत करते हैं, अच्छा जनरल, अच्छा चीफ था। हम काकड़ की इज्जत करते हैं, अच्छा। हम जनरल गुल हसन की इज्जत करते हैं, बड़ा जबरदस्त, हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल था, लेकिन हुँ, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम बाकियों की नहीं करते, बिकॉज दे हैव ब्रॉट डिस्ग्रेस टू देयर यूनिफॉर्म, दे हैव ब्रॉट डिस्ग्रेस टू दैट ऑफिस, they have brought disgrace to their own family, they have brought disgrace to their कोर्स, जिस कोर्स से भी वो है, जिस यूनिट से वो है, उन सबको। अभी इसकी गद्दार बटालियन कहते हैं 16 बलूच बाजवा की यूनिट को। आई सर आम व्हाट्सएप फोरम में, सर वो 16 बलूच गद्दार बटालियन है, गद्दार बटालियन। सोचें, ओए होए! जिस तरह वो मीर जाफर का जो घर है ना उधर दक्कन में, उसका हाँ, गद्दार गेट, उसको ओए उसको होए! कहते हैं गद्दार हवेली। ओह! आज तक उसको गद्दार हवेली कहते हैं। तो इसकी 16 बलूच बाजवे की तो गद्दार बटालियन हो गई, इसका 62nd कोर्स भी गद्दार कोर्स हो गया, इसकी 34 एफएफ या जो भी इसकी यूनिट थी वो भी गद्दार यूनिट हो गई, इसका 17 ओटीएस कोर्स हो गया, वो भी गद्दार कोर्स हो गया। ये इन्होंने हर जगह बेइज्जती कराई है। डेरी हसनाबाद का नाम याद किया जाएगा कि आसिम गद्दार फ्रॉडिया इधर से था, और हालांकि वो डेरी हसनाबाद पता नहीं किसके नाम पे को हसन होगा, को बड़ा मशहूर जिसके हाँ, नाम पे डेरी हसनाबाद रखा होगा। अब वो याद किया जाएगा ये फ्रॉडिया के, ये इधर इतना गलीज मक्कार बेगैरत बेजमीर एक फौजी था फ्रॉडिया, जिसने आके इस फौज को भी तबाह किया, उस आइन तोड़ा। मुल्क को भी। आइन वो तोड़ा। सबसे बड़ी आइन बात है तोड़ा। आइन तोड़ा, आइन तोड़ा। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा आप ज़रा थोड़ा-सा इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो अभी रिसेंटली आपने बताया ना कि 2 सफ़ें थी वहाँ पे, एक और चीज़ आपने देखी होगी कल 23 मार्च की जो वहाँ पे वाघा में हुई है, वहाँ पे आपको पता है वो डेमो होता है, वहाँ पे परेड वगैरह छोटी-मोटी होती है। तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ऐलान किया जी कि आप सिर्फ़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाएँगे, कोई नारा और नहीं यहाँ पे लगेगा। क्योंकि इतना खौफ पैदा हो गया हुआ है खौफ आया कि वो अब उन्होंने बाकायदा ऐलान किया। सेकंडली आप देखेंगे तमाम चैनल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक पीआर कैंपेन लॉन्च की गई है कि एक पुराने जो शोहदा में से कोई ना किसी एक को प्रोफाइल करते हैं और उसकी फैमिली के साथ इंटरव्यूज करके तो वो एक नया सिलसिला काउंटर एक नैरेटिव के तौर पर वो शुरू किया गया है। ये तो चूरा ये ये चूरा बता ये हाँ, चूरा नहीं बिकेगा। ये हमारा एक फोरम है मेरे स्कूल का, लॉरेंस कॉलेज गैलियंस का। उसके अंदर भी एक ब्रिगेडियर साहब ने ना ये चूरन बेचने की कोशिश की। मैंने उसकी पतलून उतार दी खड़े-खड़े। मैंने यही बातें की जो आपको अभी कही है। मैंने कहा मेरा बात सुन, ये जो बेचारे हमारे यंग ऑफिसर शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं ना, ये तुम लोग इसी तरह इस पर सियासत कर रहे हो और इसको चमका के अपनी जेबें भरते हो तुम। खैर वो तो ब्रिगेडियर में छोड़ गया था, अच्छा अफसर था। जिस तरह पीपल्स पार्टी 1977 से लेकर 79 से लेकर आज तक भुट्टो की लाश पर सियासत करी, एग्जैक्टली
भाई आप उन बेचारे वो जो शहीद हो गए उनसे तुम्हारा लूट खसूट का क्या ताल्लुक? वो उन बेचारों ने जान दे दी, उसकी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, उनके माँ बाप की औलाद चली गई। तुमने जो इस मुल्क को 1958 से लेकर 2023 तक इसकी माँ बहन की है, इसको लूटा है, इसको लूट प्लिंडर पिलिज, इसके आइन को तोड़ा, तबाह बर्बाद कर दिया। सारा मुल्क गरीब हो गया, सारे मुल्क के इदारे तबाह हो गए, सारे मुल्क के इदारे कमजोर हो गए सिवाय एक के। कौन? फौज। सारी दुनिया गरीब हो गई, फौज का जनरल अमीर हो गया, फौज का ब्रिगेडियर अमीर हो गया, फौज का कर्नल अमीर हो गया, फौज का मेजर भी अमीर हो गया। हम्म, ओए हमने यार किसाना भाई, हमने फौज, मैंने फौज अपनी मर्जी से ज्वाइन की थी। मुझे किसी हाँ, ने धक्का नहीं दिया था कि तू जबरदस्ती जा फौज। मैं अपनी आंखें खोल के सूझबूझ के फौज में दिया। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा फौज में जाने के लिए। मैं अपनी मर्जी से गया हूं। मुझे जो तनख्वाह मिली है, मुझे पता था कितनी तनख्वाह है, कम में मैं फिर भी गया। आधे महीने में तनख्वाह खत्म हो जाती थी, उधार पे रहते थे, रहते हाँ, थे, अपनी चॉइस थी। मर्जी से रहते थे। और हम कोई एहसान करने गए हैं मुल्क में? ये उल्लू के चरखे, ये हराम खोर, ये मुल्क को कहते हैं कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं फौज में जाके। भाई जो शहीद हो रहे हैं ये हमारा काम है। हम फौज में ज्वाइन किया इसलिए है कि हमें इस मुल्क का दिफा करना पड़ेगा, हमें जख्मी होना पड़ेगा, हमें शहीद होना पड़ेगा। ये हमारा काम है, ये हमारी नौकरी है, ये हमारा फर्ज है। ये हमें पता है कि हम इसलिए आ रहे हैं। हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं मुल्क में। नहीं आते ना आते फौज में, कहीं और काम करो, कारोबार करो भाई। हाँ, ये बकवास, ये इतना बड़ा फ्रॉड, झूठ, ये नहीं चलेगा इसरार भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फौज के मैंने किसी एक से पूछा, उसका एक रिश्तेदार था फौज में, मैंने कहा क्या कहते हैं? कहते यार कुछ नहीं कहता, हंसता रहता है। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं जी दिस इज नॉट, आई एम डूइंग माई जॉब। ये हम्म, आई एम डूइंग माई जॉब जो है ना, यही लेके डूबेगी इस मुल्क को। क्या है आई एम डूइंग माई जॉब? कि मेरा प्लॉट ना जाए, मैं अगर हूं हाँ। तो मैं आगे जर्नैल नहीं बनूंगा, मैं मेरा तीसरा चौथा प्लॉट नहीं आएगा। ये इतने बेगैरत हो गए। मुझे मुझे एक चीज बताएं, ये जो प्लॉट से मुझे याद आया कि ये हम्म, जो इस वक्त हम मुख्तलिफ लोगों से सुन रहे हैं जी कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, अब जाहिर है कि वकला जो हैं वो बाहर निकले हैं और एक तहरीक चलाएं, जैसे पहले उन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ चलाई थी। मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ वकला ने ठेका लिया हुआ है कि वो तहरीकें चलाएंगे? क्या दूसरी पार्टीज जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स सर्विसमैन जो वहां पे बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में हैं, नहीं नहीं नहीं, कब? क्या वो अपनी गोल्फ नहीं छोड़ सकते? क्या वो अपने क्लब्स, अगर उनको क्लब्स में से निकाल दिया जाता है तो छोड़ नहीं सकते? बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? कसाना भाई, एक मेरा दोस्त है, मेरे से सीनियर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुआ, इतना मेरी तारीफें करता था जब मैं ऐसी की तैसी कर रहा होता था जरदारी की और नवाज शरीफ। यार कोई भी आर्टिकल जबरदस्त अब जनाब। जिस दिन से मैंने बाजवा को ट्रेटर कहा ना, 2 अप्रैल, उस दिन से लेकर आज तक उसने कुछ नहीं किया। आज पहली दफा उसने मुझे रमजान मुबारक का एक चांद तारा भेजा, और उसके बाद एक नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई आर्टिकल एंटी है वो भेज दिया। मैंने तो उसकी ले ली। हम्म, मैं, और वो बड़ा शरीफ आदमी है, 5 वक्त नमाजी है। मैंने कहा तुमने भी हराम खाया है। मैंने उसको कहा, हम्म, मैंने कहा तू 5 वक्त नमाजी है, तू बिल्कुल करप्ट नहीं है मुझे पता है, लेकिन जितने प्लॉट तूने खाए हैं वो हराम है। क्यों? इसलिए फौज ने वो छीना है, वो गसब किया है, वो उसने झपटा मारा है पाकिस्तान की रिसोर्सेज पर। जो पैसा हमने खर्चना था गुर्बत दूर करने के, जो पैसा हमने खर्चना था अच्छे स्कूल बनाने के लिए, जो पैसा हमने खर्चना था अस्पतालों पे, डॉक्टरों पे, सड़कों पे, सस्ता बिजली पानी गैस पे, साफ पानी पे, ये वो तो पैसा मुल्क का पैसा था। ये फौज ने तो इसके ऊपर कब्जा मारा, कब्जा मार के ले गई, लेके फिर आपने प्लॉट करके आपको दे दिए 6 प्लॉट, आप लेफ्टिनेंट और जनरल है या अभी जो मेजर। 50-60 हजार, अभी जो जो भक्कर वाली देखे ना, भक्कर खुशाब और ये जो साहिवाल में लिया है इन्होंने 50 हजार के करीब एकड़ जमीन, वो भाई किस खाते भाई में है? कुछ कचाना पता नहीं। साहब, मैं इस प्रोग्राम की वसातत से अपने इन फौजियों को बात करना चाहता हूं जो अपने आप को बड़ा पाक दामन समझते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमने तो सिर्फ प्लॉट किए हैं। ये हराम है। ये तुमने इससे जितनी कमाई तुम्हारे पास आई, ये हराम ही है, बिकॉज फौज ने ये कब्जा करके चोरी करके इसको लिया अपनी अपनी
मलकियत में, उधर से बांट के तुम्हें दिया चाहे, और ऊपर एक जनाब ऑफिशियल उसका कर दिया जी ये हम बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने ब्रिगेडियर को, अपने फलाने को। मुझे आज एक और ने कहा कि हैदर मेहदी जो है इसको सिर्फ आसिम और बाजवे के पीछे चढ़ना चाहिए, ये क्यों फौज को कहता है? कोई कैंसर लगा हुआ है इस फौज को, इन लोगों को कमबख्तों को समझ नहीं आती, अंधे गूंगे बहरे हैं, इन्होंने तो करना कुछ नहीं। जिसने लिखा है वो तो बड़ा दलेर आदमी है, जिसका पैगाम मुझे भेजा है उसने जिंदगी में कभी बाहर निकल के बात भी नहीं की जो आप बात कर। यार इस वक्त कसाना भाई, मेरा ख्याल है अगर ब्रिगेडियर से ऊपर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फुल जनरल जो है, देखिए मेरा ख्याल है चंद हजार होंगे, ये 5 6 8 10 हाँ हजार होंगे। यार एक बंदे मतलब कुछ चंद आपको 6 8 जर्नैलों ने किया, को 8 10 15 ब्रिगेडियर ने, बाकी कहाँ है? चुप। कुछ भी नहीं। वो मैंने आपको बताया नहीं था कि वो एक साहब है, उनको मैंने कहा तो वो कहने लगे यार नहीं मुश्किल है, मैंने तो इतने यानी 30 40 साल फौज का नमक खाया है। तो मैंने कहा ये नमक जो था वो फौज का था या पाकिस्तान का था? तो जब ये अप्रोच होगी आपकी कि जी फौज का नमक खाया तो इसलिए हमने नहीं बोलना, तो बस फौज ठीक का है फिर। नमक खाया, इन कम वक्तों का इंटर पास हम आते हैं, इंटर पास खुदा की कसम सेकंड डिविजनर्स होते हैं हम लोग। और अब तो इतना स्टैंडर्ड इतने गिरा दिए हैं इसने, जब से ये इस तरह के ये डड्डू किस्म के खुड्डर आ रहे हैं अपने, ये जो है यूसर्पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, ये 1986 में आया। आप 1986 में मुझे देखें उस वक्त पाकिस्तान का हाल क्या था। 1986 जो ये जो पीरियड था ना, जिया ने जब टेक ओवर किया 77 से लेकर और जब तक वो गया है 88 में, ये पीरियड पाकिस्तान का डार्केस्ट पीरियड था इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। जो बच्चे उस वक्त स्कूलों में थे ना, वो बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि वो एक लॉस्ट जनरेशन है। उसको पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कभी इस्लाम की तरफ, कभी इधर कभी उधर, ये उधर। उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था। यार मैं एमबीए किया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, मैं 32 साल की उम्र में जब बॉस्टन यूनिवर्सिटी गया हूँ 1988 में, इस बंदे के पीएमए ज्वाइन कमीशन के 2 साल बाद। यार इसरार भाई, मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था। हाँ जाहिर है। और नहीं, और सोचें मैं 25-26 साल की उम्र में फौज छोड़ चुका था। हाँ देखें। मैं उसके बाद 8 7 8 साल सिविलियन डिपार्टमेंट में नौकरी की, मुझे फिर भी कंप्यूटर नहीं चलाना आता था। मुझे स्विच नहीं करना आता था कि स्विच किधर है। जब मैं बैठा था लाइब्रेरी में तो मेरे साथ एक बंदा था, मैंने कहा मुझे बता कैसे, तो कहते हैं स्विच इट ऑन। तो मैंने कहा हाउ, तो मुझे ऐसे देखता है, कहते हैं व्हाट डू यू मीन हाउ। मैंने कहा हाउ डू आई स्विच इट ऑन। तो हंसने लगा, कहते हैं यू आर किडिंग हेटर हेटर। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट नो। तो उस जमाने वो पीछे एक ऐसे हाथ करके ना वो एक बटन होता था, तो क्रैक करके ऑन हुआ। तो मैंने कहा होन की, कहते गेट अ फ्लॉपी। मैंने कहा व्हाट्स अ फ्लॉपी, कहता नो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अमेरिका में था। हाँ, अगर मुझे इतनी स्ट्रगल करनी, ये सिंगल पसली आधी पसली के दिमाग वाले, जिन्होंने जिंदगी में सवाए काले जूते पहन के, खाकी वर्दी पहन के, ऊपर टोपी लेके सलूट यस सर नो सर, अपना काम अच्छा करते, उसमें कोई शक नहीं। तुम कहां से बन गए इस मुल्क के हवलदार मेजर, मुझे ये बताओ। तुम्हें कहां से पता है कि सियासत कैसे होती है? तुम्हें कहां से पता है मैशत कैसे होती है? तुम्हें कहां से पता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है? हेल्थ केयर क्या होता है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता। और ये इसी तरीके से एक ही लाइन में, एक ही पाइप से ऊपर चलता रहा। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा आखिर में छोटी छोटी 2 चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि 22 तारीख को ये ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया, उससे एक दिन पहले हैदर भाई आर्मी चीफ की मुलाकात होती है अमेरिकन एम्बेसडर से। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ किसी जगह पे, क्योंकि ये सीक्रेट थी या जो भी था, किसी मीडिया वाले ने ये रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट किया और मैंने बताया कि ये मीटिंग हुई है, क्योंकि इनका एक सेमिनार हो रहा था। वो सेमिनार एयरफोर्स में उन्होंने रखा हुआ था, वो छोड़ के कट शॉर्ट करके वो गए, उनको बुलाया गया जीएचक्यू और उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद, उस मीटिंग के बाद, अब पता नहीं उसमें क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या क्या सिग्नल्स मिले हैं, क्या क्या ओके हुआ है। उसके बाद फिर ये डिसीजन आया है कि जनाब इलेक्शंस नहीं होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि क्या उधर से अप्रूवल ली गई है? बिल्कुल 100%। और ये मैंने बड़ी आपका मैंने सुना, उसके बाद मैंने घोड़े दौड़ाए
कि अच्छा। यार ये मुझे पता करके बताओ। तो एक बंदे ने कहा कि देयर कुड हैव बीन नो अदर एजेंडा अदर देन दिस। मैंने कहा डू यू नो? कहता है नो आई डोंट नो, बट इसके अलावा कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको भी पता है कि ये बंदा गया था एम्बेसडर ना। तो क्लियरली कहा होगा कि यार ये हम अनाउंसमेंट करें, तुम्हें पहले बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हम जरूर कराएंगे। पता नहीं क्या, और उसने अपनी हाँ, डेरी कहानी ट्राई होगी ना हसनाबादी फिर। डेरी हसनाबादी फ्राडिये ने पता नहीं और क्या चपट कनातिये ने नहीं, बातें की मैं होंगी। आपको बता देता हूँ ना कि ये सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी जी स्टडीज में गए थे। जी जी, और वहां ये, से उसको। हाँ, और ये पाक यूएस रिलेशंस द वे फॉरवर्ड टॉपिक था इसका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके उस मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन होना था, वो कट शॉर्ट किया इन्होंने और वहां से फिर निकल गए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो खैर ये तो क्लियर है, लेकिन यू नो साना भाई, सार भाई, मुझे जो अभी हम रीड ही कर सकते हैं ना। हम्म। जलमाए खलीलजाद की आपने ट्वीट पूरी हाँ, पढ़ के सुनाई थी, बिल्कुल ठीक है सही ना, बात मैंने भी है। देखी। फिर मुझे ये डोनाल्ड ब्लूम की खबरें आती हैं कि एलानिया कहता फिर रहा है कि यार वी वांट टू डू बिजनेस विद दिस गाय इमरान। फिर ये भी खबरें आती हैं कि जी वो कह रहा है कि बिलावल को भी सपोर्ट करो। हम्म। तो बड़ी कंफ्यूज्ड एक मैसेजिंग आ रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका बहुत सीरियसली रीथिंक कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी, हम्म। इट्स एंगेजमेंट विद पाकिस्तान विज़-अ-वी इमरान, ठीक है ना। और वो मेरा ख्याल ये नहीं चाहते जो कि हम और आप कह रहे हैं कि हो जाएगा, कि पाकिस्तान आग बगोला हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने वो इंग्लिश वीलॉग में भी कही है साना भाई, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये रीजन इनगल्फ होगा, लोगों को पता नहीं है ये कितना हाँ। खतरनाक होगा। पाकिस्तान की सिविल वॉर और एनआरकी, ये इंडिया भी घेरा जाएगा, ये ईरान भी घेरा जाएगा, ये अफगानिस्तान भी घेरा जाएगा। हो हम्म। सकता है ये जो चाइना का हमारा जो बॉर्डर है ना, जहां पर ये मुस्लिम है, ये ज्यादा है, तो वहां जो ये टेररिस्ट मूवमेंट्स है ना, वो और इस किस्म की, हाँ, वो भी आग पकड़ ले, वो तो तबाही मच जाएगी। वही मैं वही जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा ना फिर तो। मैं हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आज वो अली खिज़र से मेरा इंटरव्यू मैंने उसको किया था, ये बिज़नेस रिकॉर्डर का है। यार वैसे बाय द वे साना भाई, अगर आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और इंसाइसिव और एक्यूरेट खबरें पढ़नी हो ना, हम्म। प्लीज़ रीड द बिज़नेस रिकॉर्डर। हाँ हाँ, मेरी बिजनेस मेरी रिकॉर्डर। नज़र में इससे बेहतर हम्म। पूरे पाकिस्तान में अखबार नहीं है। और अगर मेरे सुनने वाले हैं जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और समझते हैं, प्लीज़ आप बिज़नेस रिकॉर्डर पढ़ा करें, उससे बेहतर अखबार इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है। वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल रिपोर्टिंग करता है, हार्ड ये बिल्कुल फैक्ट्स की सही कह रहे रिपोर्ट। हैं। मैं तो, हाँ, हम लोग तो यूनिवर्सिटी दौर में वो हमारा एक बल्कि दोस्त दो तीन होते थे जो बिजनेस रिकॉर्डर में काम भी करते थे, तो हम तो अच्छा उस अच्छा। सबसे मुंसलिक हैं, पढ़ते रहते हैं उसको। वाह! नहीं, बड़े ज़बरदस्त ज़ुबैरी हाँ साहब तो ख़ैर जो हाँ उनके बानी थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी। हाँ हाँ। अच्छा, मैं अली ख़िज़र से बात हुई तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और मैं सोच रहा था, मैंने पूछा, ये जो अ, न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर डिस्कशन एकदम शुरू हो गई ना, कि रज़ा रब्बानी ने भी सेनेट में हाँ पहले कह दिया कि जी हम ये बताएँ, फिर हाँ इसहाक डार ने तो खुल के ऐलान किया, हम हाँ। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, ठीक है जी। हम्म। तो कहता है जी ये बात निकली फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये अच्छा। उसको, ये 100% फाइनेंस हम्म। मिनिस्ट्री से बात निकाली गई है जी। हम्म। बात क्या निकाली गई कि ये फैलाओ कि जी आईएमएफ जो है हम पर दबाव डाल रहा है न्यूक्लियर असासों का, उसकी वजह से, और हम रेजिस्ट कर रहे हैं, बड़े हाँ। जबरदस्त हम दिलेर किस्म के हम हैं, हम्म। पीडीएम। तो और इसलिए आईएमएफ से हमारा मायदा नहीं हो रहा। मतलब आप इन लोगों की बदमाशी और इनके तो झूठ की इंतहा देखें। कनिंगनेस देखें आप। ओए होए होए होए, मतलब इतने तक कि एक बंदे ने मुझे कहा कि जी वो 700 बिलियन की कटौती मांग रहा है आईएमएफ। बिल्कुल बकवास, झूठ। हम्म। आईएमएफ ने एक क्या रिसर्च। रत्ती भर की भी बात नहीं की। ये जानबूझ के इन्होंने किया कि बिकॉज आईएमएफ से इनकी डील नहीं हो रही। हम्म। आईएमएफ इनको कह रहा है कि वो अपने लेके आओ 6 बिलियन और की कमिटमेंट हाँ, बैंक फिर अकाउंट में डालो, ठीक 10-11 बिलियन ठीक। हो गए। वो ये कर नहीं सक रहे। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बंदा वो कहता है जी मेरा तो ख्याल है ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना, कि ये हाँ। डिफॉल्ट हो जाए। और हम्म। डिफॉल्ट हो गया अपना सरार भाई, आपकी तो फिर वीट इंपोर्ट, अभी मैंने वो हफीज पाशा का आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारी हम्म। वीट इंपोर्ट कम हो गई, ऑयल कम हो गया, हमारी मेडिसिन इंपोर्ट कम हो गई, हमारी मैसिव इंपोर्ट कम हो रही है। इसका लैग इफेक्ट आता है। अभी तो हाँ। बंद हुई है ना,
तो मार्केट में अभी तक तो माल पड़ा है ना, फिर माल कम होगा, फिर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, फिर माल खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ खास लोगों को मिलेगा। इसरार भाई फोन करेंगे उधर शाहीन केमिस्ट को कि यार भाई साहब वो फलानी दवाई है, वो कहेगा सर है लेकिन 5,000 रुपए में मिलेगी, ठीक है ना, जो कि 500 की थी। तो ये दिन आने वाला है। और जी आखिर में सिर्फ 30 सेकंड वो ये कि अब क्या रात को अदालत खुलेगी या नहीं खुलेगी, या चीफ जस्टिस साहब कोई रिएक्ट करेंगे, या वो भी वही मौलवी तमीजुद्दीन वाला जो केस था उसमें जस्टिस मुनीर साहब, अब उनके पास चांसेस यही हैं, दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो लिव अप टू करें द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, या फिर जस्टिस मुनीर बन जाए। यार जो मेरी खबरें हैं ना अंदर से लॉयर कम्युनिटी की और बहुत सीनियर लेवल की, वो कह रहे हैं कि जी कभी भी सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगा किसी किस्म की पोस्टपोनमेंट की और इलेक्शंस की इस तरह की। ये तो मैंने सुना है कि जिस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है उसके बाद उनको मैसेज दिया गया कि अगर आपने रात को कुछ किया या आपने कुछ किया तो फिर तमाम सिस्टम जो है वो लपेट दिया जाएगा, जो कि बाजवा ने भी थ्रेटन किया था उसी दिन रात को। अच्छा, एक तो खैर मुझे जो अंदर से बातें वो आ रही, दूसरी जो ये समझ रहे हैं कि जी एक था कि जी अलवी साहब सितंबर में चले जाएंगे और नया काजी ईसा आ जाएगा सितंबर में, तो हमारे वारे न्यारे। एक्चुअली अलवी साहब नहीं जा सकते बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, आपकी 2 असेंबलियां हैं नहीं, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता। हालांकि ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई बईद नहीं कि कोई निकाल के ये टूटी पंजी एक बलूचिस्तान की और इसकी और नेशनल असेंबली को बिठा के कहें कि जी ये हमने जी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। आप क्या करें, अगर उसने कह दिया तो कह दिया। वो क्या कहते हैं, तो तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, तो अपना कुत्ता टॉमी बिठा दिया अगर उन्होंने सदर, तो कोई कर तो नहीं सकता ना। या तो आप गरिबान से पकड़े जाके आसिम मुनीर को खींच के लाएं GHQ से और बाहर उसको जो पोल है उसके ऊपर लटकाएं, तो फिर शायद इनको समझ आएगी। एक तो ये, दूसरा फायज ईसा के ऊपर मैं कहता हूँ फायज ईसा इज एन अनगाइडेड मिसाइल। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि हमारा है और ये, और मुझे जनरल अमजद शुएब ने भी कहा था तो 3 अप्रैल को कि जी वो इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आएगा तो फिर नवाज शरीफ आएगा। मैं कह रहा हूँ ये फायज ईसा को जरा गौर से देखते रहे, ये इसका कोई पता नहीं इसने बंदूकें किस तरफ चलानी है। तो उससे कोई पता नहीं क्या होगा। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खैर करे। और सुप्रीम कोर्ट का रोल अब बनता तो है, लेट्स सी। आज फ्राइडे का दिन वहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है, तो आज देखते हैं कि क्या होता है। और असद उमर साहब ने भी कहा कि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे और पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेश रो तू दानी हिसाब कमो बेच रहा। मुझे इसराक सना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।